हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 23 नवंबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज हम ले रहे हैं कि प्रदेश स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के मुद्दे पर 14 राज्यों ने भेजे विचार। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के मुद्दे पर सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श बैठकें की हैं और अब तक 14 राज्यों ने अपने विचार भेज दिए हैं। केंद्र ने कहा है कि शेष 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राय प्राप्त नहीं हुई है, चूंकि मामला संवेदनशील प्रगति का है और इसके दूरगामी प्रभाव होंगे, इसलिए उन्हें अपने विचारों को अंतिम रूप देने के लिए कुछ और समय दिया जाना चाहिए। जस्टिस एस के कौल और जस्टिस एस ओका की पीठ ने केंद्र को इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया है। शीर्ष अदालत ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट का अवलोकन किया। इसमें कहा गया है कि कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस मुद्दे पर अपनी राय बनाने से पहले सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श करने के लिए अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया है। नेक्स्ट न्यूज है कि गोद लिए बच्चे को भी जैविक संतान की तरह अधिकार। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि गोद लिए हुए बच्चे को भी जैविक संतान की तरह ही अधिकार है और दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है। अनुकंपा आधार पर नियुक्ति को लेकर उन दोनों के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता है। न्यायाधीश सूरत गोविंद राज और जस्टिस जी वासवराज की खंडपीठ ने कर्नाटक सरकार के अभियोजन विभाग की दलील को खारिज करते हुए कहा कि हमारे विचार में मौजूदा नियमों के आधार पर अभियोजन विभाग और सहायक लोक अभियोजन द्वारा गोद लिए हुए बेटे तथा जैविक बेटे के बीच भेद करने का मामले में कोई असर नहीं पड़ेगा। विभाग ने मौजूदा नियमों का हवाला देते हुए गोद लिए हुए बेटे को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने फैसले में कहा कि बेटा बेटा होता है और बेटी बेटी होती है, वह चाहे गोद लिया हो या वैसे। नेक्स्ट न्यूज है, गुलाम जम्मू कश्मीर वापस लेने पर केंद्र जो आदेश देगा सेना पूरा करेगी। गुलाम जम्मू कश्मीर वापस लेने के मुद्दे पर सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को कहा कि इसको लेकर हमारे रक्षा मंत्री पहले ही बयान दे चुके हैं। संसद में भी इसको लेकर प्रस्ताव पारित है। इसमें कुछ नया नहीं है, यह प्रस्ताव का ही हिस्सा है। जहां तक सेना का संबंध है, केंद्र सरकार की ओर से हमें जो भी आदेश मिलेंगे उन्हें पूरा करने के लिए सेना हमेशा तैयार है। पुंछ लिंकअप दिवस के अवसर पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि सेना के पास उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि राजौरी, पुंछ जैसे जिलों सहित जम्मू कश्मीर के करीब 300 आतंकी सक्रिय हैं। इसमें 82 विदेशी आतंकी और 53 स्थानीय आतंकी हैं। चिंताजनक यह है कि लगभग 170 अज्ञात आतंकी सेना के पास सूचीबद्ध हैं, जिन्हें आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का काम सौंपा गया है। नेक्स्ट न्यूज है, भारत कंबोडिया में रक्षा सहयोग की अपार संभावना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय कंबोडिया दौरे पर हैं। उन्होंने अपने कंबोडियाई समकक्ष जनरल सामदेच पिचे सेना टीईए बान से मुलाकात की और कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को प्रगाढ़ करने के लिए अपार संभावनाएं हैं। दोनों नेताओं की यह मुलाकात कंबोडिया के सिएम रिप शहर में हुई है। यह शहर आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। यह बुधवार को होने वाली आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स प्लस की 9वीं बैठक में राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को ट्वीट में बताया कि कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जनरल समदेच पिचे सेना टीईए बान के साथ आज सीएम रिप में रचनात्मक बैठक हुई है। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से कि सुगम वित्तीय व्यवस्था और ग्रीन फंड से बनेगी एमएसएमई सेक्टर की बात। देश की जीडीपी में 30% और निर्यात में 40% से अधिक का योगदान रखने वाले एमएसएमई सेक्टर आगामी बजट में अपने लिए सुगम वित्तीय इंतजाम चाहता है। जलवायु परिवर्तन की बदौलत उभरने वाले हरित सेक्टर में अपने पैर जमाने के लिए एमएसएमई के लिए ग्रीन फंड की मांग की जा रही है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए सब्सिडी स्कीम चलाने की भी मांग
की गई है। आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व बैठक में औद्योगिकी संगठनों ने एमएसएमई को ब्याज दरों पर 2 से 3% छूट देने की मांग की, ताकि एमएसएमई समय पर अपने लोन का भुगतान कर सके और उन्हें नए लोन मिलने में आसानी हो। नेक्स्ट न्यूज है कि भारत संग एफटीए पर ऑस्ट्रेलियाई संसद की मुहर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट यानी एकता या मुक्त व्यापार समझौता एफटीए पर ऑस्ट्रेलिया की संसद ने अपनी मुहर लगा दी है। इसके साथ ही इस एफटीए के लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। दोनों देशों के बीच इस साल अप्रैल में एफटीए किया गया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में सरकार बदल जाने से संसद की मंजूरी में थोड़ा वक्त लगा। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारत में कैबिनेट की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। एफटीए को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जा चुका है। अब दोनों देश के सीमा शुल्क विभाग एफटीए को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अगले साल जनवरी तक एफटीए लागू हो जाएगा। जापान के बाद दूसरे किसी विकसित देश के साथ भारत ने एफटीए किया है। 10 साल पहले जापान से एफटीए किया था। खास बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए के वस्तु के साथ सेवा सेक्टर को भी शामिल किया गया है। पीयूष गोयल ने कहा कि इस एफटीए से भारत के आईटी सेक्टर को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट न्यूज है कि 2047 तक $40 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा भारत। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन और देश के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी ने दावा किया है कि वर्ष 2047 तक देश की अर्थव्यवस्था का आकार $40 ट्रिलियन हो जाएगा। अगर यह अनुमान सही साबित हुआ तो अगले 25 साल में देश की अर्थव्यवस्था का आकार 13 गुना बढ़ जाएगा। मुकेश अंबानी ने कहा कि अर्थव्यवस्था के इस विस्तार में स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटलीकरण का सबसे बड़ा योगदान होगा। गुजरात के गांधीनगर में पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए अंबानी ने कहा कि आने वाले दशकों के दौरान 3 बड़ी क्रांतियां देश के विकास की अगुवाई करेंगी। नेक्स्ट है कि भारत एशिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में रहेगा। ओईसीडी वैश्विक स्तर पर मंदी के बीच भारत चालू वित्त वर्ष में 6.6% की आर्थिक वृद्धि दर के साथ एशिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक रहेगा। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने अपनी ताजा रिपोर्ट में यह बात कही है। साथ ही कहा है कि वैश्विक मांग में गिरावट और मुद्रास्फीति को काबू करने के लिए आक्रामक मौद्रिक नीति के बावजूद भारत 2022-23 में सऊदी अरब से एक स्थान पीछे G20 देशों में दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। नेक्स्ट न्यूज है इंटरनेशनल पेज से कि महायुद्ध यूक्रेन में परमाणु दुर्घटना का बड़ा खतरा। यूक्रेन पर रूस के हमले को 9 महीने पूरे होने जा रहे हैं। युद्ध शुरू होने से अब तक यूक्रेन में रूस 4700 से ज्यादा मिसाइलें दाग चुका है। इस युद्ध में यूक्रेन के जोपीरिजिया परमाणु संयंत्र परिसर को भी निशाना बनाया जा रहा है। रूस और यूक्रेन दोनों परमाणु संयंत्र परिसर पर हमले के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन ने मंगलवार को कहा कि दक्षिणी यूक्रेन के जोपीरिजिया परमाणु संयंत्र की सुरक्षा को लेकर कोई खास प्रगति नहीं हुई है। इसके साथ ही यूक्रेन पर यह फिर आरोप लगाया गया कि वह संयंत्र पर गोले दाग रहा है। इससे परमाणु दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है, जबकि यूक्रेन ने इससे इनकार किया है और यही आरोप रूस पर लगाया गया है। नेक्स्ट न्यूज है गॉरसेटी को भारतीय राजदूत नियुक्त करने को बाइडेन प्रशासन प्रतिबद्ध। भारत में अमेरिकी राजदूत की नियुक्ति में देरी को लेकर व्हाइट हाउस ने कहा है कि सीनेट से जल्द ही इसके अनुमोदन की उम्मीद है और बाइडेन प्रशासन एरिक गॉरसेटी की नई दिल्ली में नियुक्ति को लेकर प्रतिबद्ध है। 51 वर्षीय गॉरसेटी 2013 से लॉस एंजलिस के मेयर हैं। वह राष्ट्रपति बाइडेन के अभिन्न सहयोगी हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरीन जिन पियरे ने सोमवार को कहा कि अमेरिका के भारत के साथ बहुत ही मजबूत रिश्ते हैं। कहा आपने और पिछले हफ्ते इंडोनेशिया के बाली में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन कितने गर्मजोशी से मिले थे। इससे स्पष्ट है कि भारत हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण और संबंध कितने वास्तविक हैं। नेक्स्ट न्यूज है भारतीय जीव विज्ञानी को मिला संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरणीय सम्मान।
भारतीय वन्यजीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है। वर्मन को प्राथमिकी तंत्र के क्षरण की रोकथाम के लिए की गई परिवर्तनकारी गतिविधियों के लिए यह सम्मान दिया गया है। असम निवासी वर्मन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के इस साल के चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार की इंटरप्रेन्योरियल विजन श्रेणी में सम्मानित किया गया है। वन्यजीवी विज्ञानी वर्मन हरगिला आर्मी की अगुवाई करती हैं। सारस को विलुप्त होने से बचाने के लिए समर्पित इस आंदोलन से केवल महिलाएं जुड़ी हैं। महिलाएं सारस पक्षी जैसे मुखौटे बनाती हैं और बेचती हैं, जिससे अपनी वित्तीय स्वतंत्रता के साथ ही विलुप्त होती प्रजाति के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलती है। चलिए, तो ये आज का यानी 23 नवंबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।